वेलकम बैक नाज़रीन। पीका कानून 2025 भी पास हो गया है और आज सेनेट में भी काफ़ी शोर शराबा रहा, सहाफ़ी भी काफ़ी इसके बारे में एहतजाज करें। कमर साहब, सहाफ़त पर कदगन लगाई जा रही है। यहाँ सवाल फिर वही बनता है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मोहतरमा मरियम नवाज़ कहती रही कि ये बिल जालिम हुकूमत अपनी नाहलियों को छुपाने के लिए ला रही है और मीडिया को जंजीरों से बांध रही है। अब नून लीग इस बिल को पास करा के लागू कर रही है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत को शायद ये भी अब चाहिए कि एक और कानून साजी कर दे कि यार इस मुल्क के अंदर ना सहाफ़त करना ही गलत है, सहाफ़त करना ही जुर्म है या सहाफ़त की इजाज़त ही नहीं है। आप अंदाज़ा करें, हमारे मीडिया का ये हाल है, हम बैठ के फिर कहते हैं कि किस पे तनकीद करें और किस पे ना करें। और फिर अभी नौशाद साहब भी कह रहे थे कि शायद मैं किसी पार्टी की तर्जुमानी करता हूं। भाई, हुकूमत पे तनकीद करना मेरा काम है और हुकूमत जो काम गलत करेगी उस पर मैं तनकीद करूंगा। उससे अगर किसी को ये तासुर लगता है कि मैं किसी पार्टी की तर्जुमानी कर रहा हूं तो ये मेरा सर दर्द नहीं है, ये उसकी अपनी समझ और बूझ के मुताबिक उसका अपना काम है। हुकूमत के ऊपर देखें, यही हुकूमत थी पिछले दौर में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान यही पीका एक्ट जो है वो लाने के लिए कोशिश की जा रही थी, तो उस वक़्त भी नून लीग के लोग बैठकर इसको काला कानून कहते थे और इस पर तनकीद करते थे और सहाफ़ियों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी, हमें याद है, और कहा था कि जी हम सहाफ़ियों के साथ हैं, क्योंकि उस वक़्त हुकूमत में नहीं थे। और यही अता तारड़ साहब तब कहते थे कि आप एक नहीं 100 पीका कानून लाए, हम उठाकर बाहर फेंक देंगे। और यही अता तारड़ साहब हैं जो अपने ही टेन्योर के अंदर अब वो वज़ीर इत्तलात हैं और वो इस किस्म के कवानीन को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी हुकूमत ये तमाम कवानीन बना रही है और उससे सहाफ़ियों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहले भी नाकाम हुए हैं, अब भी ये नाकाम होंगे। ये अगर पास हो भी गया है, लागू हो भी जाता है, तो इसके ऊपर इतनी सख्त किस्म की रेजिस्टेंस आएगी। सहाफ़ियों में अभी भी इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो जेन्युइन सहाफ़त कर रहे हैं, जो किसी पार्टी की तर्जुमानी नहीं देखते, किसी मफाद को नहीं देखते, किसी फंड्स को नहीं देखते, किसी एफिलिएशन टिकट्स या अपनी कोई ज़ाती रिश्तेदारियों को नहीं देखते, वो सहाफ़त के लिए काम कर रहे हैं। और जो आज इस्लामाबाद के अंदर, हम भी डी चौक में मौजूद थे, तमाम दोस्त वहाँ पर एहतजाज के लिए भी आए थे। आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस दिया गया इस्लामाबाद के अंदर, ख़ास तौर पे गो कि पूरे मुल्क में ये एहतजाज हुए हैं, लाहौर, कराची समेत तमाम सूबों के अंदर, तमाम बड़े शहरों के अंदर। लेकिन इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ है वो बड़ा मुअस्सर कुन रहा है और उसकी जो गूंज है ना वो इस वक्त परेशान कर रही है हुकूमत को। लेकिन आप अंदाज़ा करें ना कि यही हुकूमत जो उस वक्त ये नहीं करना चाहती थी, ये अब क्यों कर रही है और किसके कहने पे कर रही है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि ये हुकूमत किन के इशारों पे नाच रही है, किन की गोद में बैठी हुई है, और वज़ीर आज़म साहब और बाकी जो तमाम वज़रा हैं वो किन की ज़ुबान बोलते हैं, वो किन की तर्जुमानी करते हैं, ये अपना वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो अभी भूल चुके हैं, ये जो सो कॉल्ड एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनते थे, फ़ौज समेत इदारों के सियासत में किरदार को तनकीद करते थे, ये अब इनके मुंह से ये अल्फाज क्यों नहीं निकलते? अब इनको चुप का रोज़ा क्यों लग गया है? अब जो बंदा तनकीद करता है उसके खिलाफ, अब अंदाज़ा करें कि अब डिजिटल मीडिया को टारगेट करने के लिए ये तमाम किया जा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, माजरत के साथ, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की इतनी आज़ादी है कि बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के, बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी हुक्मनामा के हम इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। बानी पीटीआई हमें कहना पड़ता है। हम तहरीक इंसाफ में बहुत सारी चीज़ें सेंसर करके चलाते हैं। एक सियासी पार्टी, वो सियासी पार्टी बैन भी नहीं है, या तो फिर आपको बैन करें, कानून बनाएं और फिर कहें कि जी नाम नहीं लेना। आप इमरान खान की तस्वीर नहीं चला सकते। मीडिया की आज़ादी पहले से तो इतनी सारी थी बगैर किसी नोटिफिकेशन के। और अब जो डिजिटल मीडिया है उसको, जो वो बोल रहा था, उसके ऊपर जो बात हो रही थी, फिर तनकीद की जाती है कि ये जी एक सियासी जमात की तर्जुमानी करते हैं। भाई, सच और झूठ में कोई तर्जुमानी नहीं होती, कोई न्यूट्रलिटी नहीं होती। या सच होता है या झूठ होता है, या बात सही होती है या बात गलत होती है। मैं कहूं कि मैं बीच में जो है वो खड़ा रहूं और कहूं जी मैं न्यूट्रल रहूंगा, इसलिए मैं किसी की बात नहीं करूंगा, तो सच जो बोलना चाहिए वो जिसके हक में जाए तो जाए, जिसके खिलाफ जाए तो जाए। शायद सहाफ़ी रेगुलेशंस के खिलाफ है। देखिए, सहाफ़ी रेगुलेशन के खिलाफ कभी भी नहीं थे। सबसे ज्यादा फेक न्यूज जो है वो इस वक्त, अगर आप देखें ना, तो हमारे सिक्योरिटी जराए से खबरें चलती हैं। मुझे बताएं ना, ये सिक्योरिटी जराए कौन से होते हैं? क्या ये रियासत, क्या ये हुकूमत ये फेक न्यूज नहीं चलवाती है? सबसे पहले तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि अभी तक सब अच्छा है कि गर्दान गिनी जाती है और पाकिस्तान नीचे से नीचे दबता और धंसता चला जा रहा है और वो कहते हैं जी ठीक है।
اور یہ میرے خیال میں افسوسناک ہے. صحافیوں سے پوچھیں, سب سے زیادہ نقصان فیک نیوز کا صحافیوں کو ہوتا ہے, یہ ہمارے اداروں کو ہوتا ہے میڈیا کے. ان کو بٹھائیں, ان سے سفارشات لیں, ان سے پوچھیں اور پھر اس کے بعد قانون سازی کریں. عمران خان کے دور حکومت میں مریم اورنگزیب نے اسپیکا قانون کو ڈریکونین کالا قانون کہا تھا, اب یہ بل نون لیگ کی حکومت نے پاس کر دیا ہے, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے, صرف مریم اورنگزیب صاحبہ نہیں, شہباز شریف صاحب خود جو اس وقت وزیر اعظم ہیں, انہوں نے اس کو کالا قانون قرار دیا تھا پیکا کو. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے, کوئی بھی شخص غلط کام کرے یا کوئی بھی حکومت غلط کام کرے, ایون اپوزیشن بھی غلط کام کرے, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر تنقید کریں. ہم کسی ایک شخص کو ٹھیک یا ایک شخص کو غلط قرار نہیں دیتے, ہم ایشو ٹو ایشو بات کر رہے ہیں. جس طرح اس وقت یہ بات میرے بھائی کر رہے ہیں, یہ درست بات ہے کہ وہ پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے یہ اسی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے بھائی میرے, جس کی گود میں اس سے پہلے والی حکومت بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ ہائیبرڈ رجیم جو ہے وہ چل رہا ہے, اور آج جو ہائیبرڈ رجیم ہے اس کی وجہ وہ والا ہائیبرڈ رجیم ہے جو اس سے پہلے معرض وجود میں آیا تھا, اور اس نے یہاں پر 2.5-3 سال حکومت کی تھی. اور تیسری بات یہ ہے بھائی کہ پیکا آرڈیننس آ جائے, چاہے پیکا کا قانون آ جائے, میں نے جو بات کہنی ہے, صحافی کا تو کام ہی یہی ہے کہ اس نے جو برملا سچ کا اظہار کرنا ہے, نہ وہ اس کو کوئی قانون ڈرا سکتا ہے, نہ کوئی اس کو قانون جو ہے کوئی پرابلم پیش کر سکتا ہے. ہاں, یہ ہمارے لیے کیوں مسئلہ ہے اور ہم اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے جو ہمارے ادارے ہیں جن سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, ان کے اندر جو ہے نا پرابلم آتی ہے, اور ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر بات میری یا میرے یہ دوست کی ہو, کمبر بھائی کی ہو, یا کسی ایک صحافی کی ہو, تو وہ تو پابند سلاسل رہتے آئے ہیں, انہوں نے تو یہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں. ہماری تو زبان بندی کی کوشش جو ہے وہ پچھلی حکومت میں کی جاتی رہی ہے. میری نوکری جو ہے اس کو لینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, پتہ نہیں کتنا زور لگایا جاتا رہا ہے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے صحافیوں کے ساتھ, تو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے, ہم اس وقت جو اس قانون کی جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈریکونین کیوں ہے, اس لیے ہے کہ اس کے اندر صرف یہ نہیں, یہ صرف آن لائن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پرنٹ میڈیا کے, الیکٹرانک میڈیا کے اور ڈیجیٹل میڈیا کے, جو انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل میڈیا, جو کچھ بھی آن لائن آئے گا, ان سب کو اس نئے امینڈمنٹ کے تحت اس کو جو ہے نا وہاں پہ پیونیٹو بنایا جا سکتا ہے. اور یہ جو لا ہے یہ پیونیٹو ہے, یہ ڈیٹرنس کریٹ نہیں کر رہا. یعنی اس کا مقصد جو ہے وہ سزا دینا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے اندر جو ول چل رہی ہے یا اس وقت جو سوشل میڈیا پہ پرابلم ہے اس کو فیس کرنا. اگر آپ نے اس کو فیس کرنا ہوتا تو آپ ریگولیٹڈ میڈیا کو اس میں سے مائنس کرتے اور آپ صرف سوشل میڈیا کے خلاف قانون بناتے. لیکن اصل میں آپ یہ چاہتے ہیں, بیسیکلی وہ جن کی بات کمبر صاحب کہہ رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ اس طرح کا, جس طرح چائنیز ماڈل ہے یا جو مڈل ایسٹ کے اندر جہاں بادشاہتے ہیں وہاں پہ ہو جمہوریت, جو جمہوری نظام ہے یا جمہوری ممالک کے اندر اس قسم کی جو قدغن یا پابندی جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی. کیونکہ اگر آپ جمہوری معاشرے کے اندر اس قسم کی پابندی لگا دیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ آپ ایگزاسٹ کا جو ہے نا معاشرے کو ایگزاسٹ نہیں کرنے دیں گے, تو وہ ببل جو ہے وہ پھٹے گا. اور یہ جو جمہوریت ہے اس کے لیے یہ پرابلمٹک ہو جائے گا. جمہوریت میں اس قسم کی پابندیوں کی گنجائش نہیں ہوتی. حکومت وقت کو جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. دلچسپ پوائنٹ ہے کہ ڈیموکریسی میں فریڈم آف ایکسپریشن بڑا ضروری ہے. سجاد صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین یہ کہتے ہیں کہ اس بل کا تعلق ٹی وی یا اخبار سے نہیں ہے, اس بل کا صرف سوشل میڈیا پر اطلاق ہوگا. آپ کیا کہیں گے, ٹی وی چینلز پر یا اخباروں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ دیکھیے, صرف سوشل میڈیا پہ اطلاق نہیں ہوگا, صرف میڈیا پہ اطلاق نہیں ہوگا, ایک عام آدمی سے بھی اطلاق ہوگا. وہ آدمی جو گھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک خبر چلا دیتا ہے, جعلی خبر چلاتا ہے اور یہ کہتا ہے فلاں آدمی کا سر کاٹ کے لے آؤ, میں تو کو اتنے پیسے دوں گا, اس کی پکڑ ہونی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ریگولیٹری قوانین جو ہیں وہ بنانے چاہیے جو ہم نے نہیں بنائے ہوئے. اور ہر بار جب ایسے قوانین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو شور اٹھتا ہے اور درست اٹھتا ہے, کیونکہ جب یہ قوانین بن جاتے ہیں تو ان کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ پیچھے کا پیچھے رہ جاتا ہے. یہی ڈر آج بھی لوگوں کو ہے, اور اسی لیے کچھ ایسی کلاسز رکھی جاتی ہیں جو عموماً خطرناک ہوتی ہیں. کسی شخص کو اعتراض نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ کسی قانون کے تابع نہیں آ رہا, اس کو ریگولیٹ کیا جائے. ریگولیٹ کرنے کے نام پر جو پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ایک عام انسان پر پابندی لگتی ہے. سوشل میڈیا پہ آنے والا, ڈیجیٹل میڈیا پہ آنے والا صرف ایک جرنلسٹ نہیں ہے, بلکہ کوئی ایک وہ آدمی ہو سکتا ہے یا ایک فسادی ہو سکتا ہے,
या उनसे कुछ भी आप कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं। और मैं बड़े क्लियर उस मामले में कि दुनिया में आजादी का कोई तस्वर ऐसा नहीं है जो जिम्मेदारी के तस्वर से अलग हो। मैं जिम्मेदार हूं तो मैं आजाद हूं, अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो मैं आजाद नहीं हूं। लोगों को शिकायत थी कि बाकी हमारे मीडिया में, रेगुलर मीडिया में एक न्यूज एडिटर होता है या एक एडिटर होता है, लेकिन इस मीडिया में कुछ नहीं होता। सिर्फ वही कह सकते हैं कि मेरे ज़मीर की आवाज है, और ज़मीर की आवाज के नाम पे आप जो भी कुछ कहना चाहें कह देते हैं। तो इसको रेगुलेट होना चाहिए। लेकिन रेगुलेट करने के नाम पर जब भी हम कानून बनाएंगे और कानून में ये कोशिश करेंगे कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, तो उस पर एतराज होगा। कब नहीं हुआ, कब भी इस तरह के कानून बनाए गए। पीका को छोड़िए, और ये छोड़िए कि डिजिटल मीडिया इसमें आता है। आप किसी भी मीडिया के हवाले से या किसी भी आज़ादी इजहार के हवाले से जब भी कानून साजी की गई, उससे हुकूमतों की नीयत ज़ाहिर होती थी, और नीयत यही थी कि हमने प्रेस को दबाना है, हमने लोगों की आवाज़ को दबाना है। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद से जबर का ये निज़ाम शुरू हो गया था, जब पाकिस्तान बनाने वालों ने पहली पंजाब गवर्नमेंट में मुमताज़ लियाकत की क़यादत में पाकिस्तान के पहले अखबार को, जो कि उस वक्त हुकूमत का तर्जमान भी गिना जाता था, नवाब वक्त को पाबंदी लगा दी थी, और 1.5-2 साल तक पाबंदी रही थी। इसके अलावा कई वाक़यात मिलते हैं। और फिर अयूब खान से लेकर भुट्टो खान, ज़ियाउल हक, कुछ एक नाम ले लो, आप जमहूरी जमाने के लोगों का नाम ले लो। यानी कि आप हम ज़ियाउल हक का नाम लेते हैं इसलिए कि भुट्टो के जमाने को रोक ले। भुट्टो के जमाने में क्या नहीं हुआ, हम जेल में रहे उस जमाने में। ये तक पाबंदी लगी कि आप ना पर्चा निकाल सकते हैं, ना एडिटर बन सकते हैं, ना सहाफ़ी बन सकते हैं। क्या क्या बातें नहीं हुई, किसके जमाने में नहीं हुई। अब कोई भी दूध में नहाया हुआ नहीं है, सभी ने ये किया है, प्रेस की आवाज को दबाने के लिए किया है। अब उसको रेगुलेट करना, उसके लिए कोई असूल बनाना, सिर्फ ये कह देना कि हमसे पूछा नहीं था, क्योंकि हमसे पूछे बगैर ही कानून बना दिया है, हम इससे खिलाफ हैं, ये काफी नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, निजाम को बेहतर करना पड़ेगा। वरना सच्ची बात यह है कि आजादी के नाम पर हम मुल्क में अनारकी नहीं फैला सकते, और मुल्क को रेगुलेट करने के लिए लोगों की राय को हम अमनियत को नाफिज नहीं कर सकते। दोनों काम कम खतरनाक है, हमें इनसे बचना होगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फेक न्यूज़ को बैलेंस करने की जरूरत है ना। सब पर मजीद भी बात करेंगे और पीका पर अपने मेहमानों की मजीद राय जानेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।